नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं संदीप तिवारी आप सबका आपके चैनल टारगेट विद आलोक के माध्यम से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक सेशन हम लोगों ने आपके लिए ऑर्गेनाइज किया। इस सेशन में हम एक श्रृंखला लेकर के आपके सामने आए हैं जो मैथमेटिक्स की क्लास की है। और मैथमेटिक्स की मैं इस बात को पूरी तरह से श्योर कर दूं कि ये टोटली लोअर पीसीएस 2019 के एग्जाम पर आधारित है, लेकिन उसी के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड है, उसी के लिए समर्पित है। लेकिन मैं इतना आपको आश्वासन दे दूं, इतनी सिक्योरिटी दिखा दूं कि इस तरह की किसी भी परीक्षा में, किसी भी कमीशन के द्वारा आयोजित की गई कोई भी परीक्षा में अगर हम लोग मैथ फेस करते हैं, मतलब मैथमेटिक्स आता है, तो उन सारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। थंबनेल में दिखाया जा चुका है कि आज हम लोगों ने एक श्रृंखला जो स्टार्ट करी उसका पहला भाग है। इसमें हम ज्योमेट्री का पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, मतलब ज्योमेट्री को स्टार्ट करने चल रहे हैं। आप सबको पता है कि ज्योमेट्री मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। किसी भी वनडे एग्जामिनेशंस के लिए अगर हम लोग कोई भी वनडे एग्जामिनेशन में फेस कर रहे हैं, कोई भी वनडे एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो एडवांस मैथ्स में ज्योमेट्री का पोर्शन जरूर आता है। लोअर पीसीएस की वैकेंसी में, लोअर पीसीएस के एग्जाम में भी अगर मैथ का सिलेबस देखा जाए तो ज्यामिति के रूप में एक सिलेबस आपका दिया हुआ जो रेखा गणित के रूप में बताया गया है। तो आज की इस ज्योमेट्री की पहली श्रृंखला जो कि मैंने प्रयास किया है कि आपको एक बेसिक माध्यम से, बेसिक अप्रोच से लेकर के हम शुरू करें और इसका एक सफल अंजाम, एक बेहतर अंजाम आपको देने का प्रयास करेंगे। ये पूरी श्रृंखला 3 से 4 लेक्चर के माध्यम से रहेगी। पहला भाग आज हम लोगों ने यहाँ पे कंटिन्यू किया है, जिसकी शुरुआत हम आपको करके यहाँ पे दिखाने जा रहे हैं। चलिए, समय जाया ना करते हुए हम लोग इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं, जिसमें ज्यामिति का बेसिक अप्रोच, बेसिक टर्म्स और बेसिक से बेसिक चीजों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर्स का, जिसका नाम है ज्योमेट्री। हिंदी में हम लोग ज्यामिति कहते हैं। आप अगर ज्योमेट्री की बात करें तो आप भली भांति परिचित होते हैं ज्योमेट्री को। जब हम लोग 6-7 स्टैंडर्ड में आते थे या बेसिक से ही हम लोग, जूनियर क्लासेस से भी हम लोग ज्योमेट्री पढ़ना शुरू कर देते थे। मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था। वहां का पढ़ना यहाँ के पढ़ने में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि वहां पे हम एकेडमिक पैटर्न से पढ़ते थे। वहां पे चीजें बड़ी ही हमें इस पैटर्न से पढ़नी होती थी कि बहुत ही ज्यादा हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ता था चीजों को। आज बड़ा सिलेक्टिव माध्यम से हमको पढ़ना होता है। चीजों को इस प्रकार से पढ़े कि कंसेप्चुअल नॉलेज पूरी तरह से हो पाए। पकड़ हमारी इस टॉपिक को लेकर के बहुत ही बेहतरीन होनी चाहिए, जिससे कि हम लोग इससे संबंधित किसी भी प्रश्न का आंसर देने के लायक रहे। ज्योमेट्री के बारे में इतना बता दूं कि ज्योमेट्री वर्ड जो बना हुआ है, ये ज्योमेट्री आपका एक इंग्लिश के वर्ड के ब्रेक के रूप में बना हुआ, जिसको हम कहते हैं जियो प्लस मेट्रियान। जियो प्लस मेट्रियान का साथ इसका अप्रोच, इसका जियो प्लस मेट्रियान के कॉम्बिनेशन को ही ज्योमेट्री कहते हैं। जियो को हिंदी में हम अर्थ या इंग्लिश में हम अर्थ कहते हैं, मतलब अर्थ मींस पृथ्वी, आप सबको पता होता है कि पृथ्वी कहते हैं। और मेट्रियान का मतलब होता है मापन या मेजरमेंट होता है, जिसको हम लोग मापन या मेजरमेंट कहते हैं। मतलब अर्थ के मेजरमेंट को ज्योमेट्री कहते हैं। इस पूरे अप्रोच को देने का श्रेय एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम यूक्लिड था, यूक्लिड को जाता है। यूक्लिड को फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहा गया था, फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही ज्योमेट्री को इस स्तर पर प्रोवाइड किया कि आज हम हर एक चीज के मेजरमेंट में ज्यामिति का प्रयोग करते हैं। ज्योमेट्री से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, उन सारे तथ्यों की स्टार्टिंग यूक्लिड ने प्रारंभ करी, इसलिए इनको फादर ऑफ ज्योमेट्री बोला जाता है। आज अगर हम बात करें मेजरमेंट की, तो मेजरमेंट हम हर प्रकार की चीजों के लिए परफॉर्म करते हैं। आज हम किसी भी लेंथ को, किसी भी वस्तु की नाप को मापने के लिए मीटर स्केल, सेंटीमीटर स्केल्स का प्रयोग करते हैं। किसी भी लिक्विड को मेजर करने के लिए मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीलीटर, सेंटीमीटर का प्रयोग करते हैं। तमाम तरह की अलग अलग इकाइयां होती है जो अलग अलग हमारी जरूरतों के अनुसार हमारी डेली लाइफ में हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होती है, जिनका प्रयोग हम मेजरमेंट्स के लिए परफॉर्म करते हैं। आज हमें कोई घर बनवाना होता है, किसी भी तरह के मेजरमेंट्स की जरूरत पड़ती है। कहीं पे भी हमें कोई भी काम करना पड़ता है जहां पे हमें लंबाई की, लेंथ की जरूरत है, वहां पे ज्योमेट्री पूरी तरह से हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। हमारे इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ज्योमेट्री को किस तरह से प्रदर्शित किया गया है, किस तरह से चीजों को प्रेजेंट किया है, इस पूरी रूपरेखा को आप इस लेक्चर के माध्यम से समझ पाएंगे। मैंने जैसे आपको बताया कि अर्थ के मेजरमेंट को ही ज्योमेट्री कहते हैं। इस पूरे चैप्टर का 3 बेसिक पैरामीटर्स होते हैं। उन बेसिक पैरामीटर्स की अगर हम बात करें, तो इन बेसिक पैरामीटर्स को अगर हम लोग यहाँ पे नोटिस करते हैं तो देखते हैं हम लोग कितने प्रकार से चीजों को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके कुछ बेसिक पैरामीटर्स हैं, ध्यान दीजिएगा। बेसिक पैरामीटर्स ऑफ ज्योमेट्री। 3 महत्वपूर्ण तथ्यों पर आधारित पूरी ज्योमेट्री होती है। पहले पॉइंट को हम लोग बिंदु हिंदी में या इंग्लिश में पॉइंट कहते हैं।
दूसरी सेकंड वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रेखा या इंग्लिश में लाइंस कहते हैं। तीसरे पॉइंट की बात करी जाए तो तीसरा पॉइंट आपका कोण या इंग्लिश में एंगल कहलाता है। अगर एक एक पहलुओं को आसानी से एक एक पहलुओं को गंभीरता से अध्ययन किया जाए तो सबसे पहले मैं बिंदु के बारे में आपको समझाता हूं। बिंदु किसी एक समतल पर, समतल की भी अगर बात की जाए तो समतल भी अलग अलग तरह से होते हैं। आपको कुछ ऐसे समतल, जैसे अर्थ की बात की जाए तो अर्थ आपको अच्छी तरह से पता है कि अर्थ का जो शेप होता है वो आपका, हम लोग जनरली कहते हैं ओवल शेप में होता है, सर्कुलर शेप में होता है। एक्चुअली इलिप्टिकल शेप में जिस प्रकार का एक शेप हमको इस टाइप का बनाकर दिखाया जाता है, समझाया जाता है। लेकिन हम सब जहां रहते हैं वहां पे एक समतल का यूज करते हैं। हम अपनी एग्जिस्टेंस को भी एक समतल पे आधारित मान करके चलते हैं, इसलिए सारी पहलुओं को हम समतल पर ही मेजर करते हैं, समतल पर ही रीड करने जा रहे हैं। तो सबसे बेसिक पैरामीटर जिसको हम लोग बिंदु कहते हैं, अगर बिंदु के बारे में आपको समझाऊं तो बिंदु का मतलब होता है एक ब्रेथलेस लेंथलेस, मतलब ना तो जिसकी कोई चौड़ाई होती है, ना ही कोई इसकी मोटाई होती है, ना किसी तरह की कोई गहराई होती है, जिसको हम एक बिंदु कहते हैं, जो एक समतल पर किसी एक स्पॉट के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। एक स्पॉट के रूप में किसी समतल पर प्रदर्शित किया जाता है, जिसको हिंदी में एक वर्टेक्स भी, इंग्लिश में एक वर्टेक्स भी कहते हैं, या एक बिंदु हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं। किसी भी फिगर या किसी भी चित्र को बनाने के लिए सबसे जो बेसिक और सबसे पहला पार्ट होता है आपका बिंदु कहलाता है। अब सेकंड मुद्दे की बात की जाए तो सेकंड हमारे पास है लाइन। अब आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि लाइन के अलग अलग अप्रोच होते हैं, लेकिन मैं लाइन के बारे में अभी केवल इतना ही बताना चाहूंगा। बाद में मैं एक्सप्लेनेशंस करने चल रहा हूं चीजों को, लेकिन मैं अभी इतना ही बताना चाहूंगा। एक ऐसा सेगमेंट, एक ऐसा मेजरमेंट जो कि बिना किसी चौड़ाई का होता है, मतलब लंबाई तो होती है लेकिन बिना किसी चौड़ाई का होता है। और सबसे बड़ी डेफिनेशन इसकी बन के आती है कि दो बिंदुओं को मिला देने से एक रेखा का निर्माण होता है। अगर आप किसी भी दो बिंदुओं को मिला दें, किसी भी तरह से मिला दें, अभी रेखाओं के बारे में और आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी अब मैं इतना ही बता देना चाहूंगा कि अगर दो बिंदुओं को मिलाते हैं तो किसी एक रेखा का निर्माण होता है। तो ये आपके पास लाइन बन के आता है, जिसको हम लोग हिंदी में रेखा कहते हैं। हिंदी में हम लोग रेखा कहते हैं। बाद में मैं रेखाखंड के बारे में और प्रकार की रेखाओं के बारे में डिस्कस करूंगा, लेकिन बस अभी इतना बताना चाहूंगा जो बेसिक पैरामीटर से आप पढ़ रहे हैं कि बिंदु कोई भी एक ऐसा स्पॉट होता है जो किसी समतल पर दर्शाया जाता है। बिंदु से बिंदु को मिलाने पर रेखा बनता है। तीसरे सबसे महत्वपूर्ण पहलू की बात की जाए तो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू आपका कोण है। मतलब जब दो रेखाओं को हम मिला देंगे एक दूसरे से तो उनके बीच का जो झुकाव होता है उसको हम कोण से प्रदर्शित करते हैं। दो रेखाओं को मिलाने से कोण बनता है। मेरी बात को अच्छी तरह से गौर करिएगा। मैंने सबसे पहले चीज को बताया कि बिंदु है जिसको स्पॉट कहते हैं, बिंदु से बिंदु को मिलाते हैं तो रेखा कहलाती है, और रेखा को रेखा से मिलाते हैं तो कोण बनता है। यहाँ पे कोण बनता है और कोण को प्रदर्शित करने के लिए अलग अलग सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है। बाकी सारी चीजें मैं डिटेल से आगे थोड़ी देर में बताने जा रहा हूं, लेकिन आप इन तीन बेसिक पहलुओं को अच्छी तरह से समझ पाइएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं और चीजों के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया पॉइंट्स के बारे में, लाइंस के बारे में और एंगल के बारे में। अगर हम इन तीनों पहलुओं की बात करें तो तीनों पहलुओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमारे सामने नजर आते हैं। उन सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम अच्छी तरह से समझें। सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स related to lines and angle। मतलब आपको हम हिंदी में बता दें कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु किससे संबंधित, रेखा और कोण से संबंधित, रेखा और कोण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहला बिंदु हमारे पास यहाँ पे है, उसको समझिएगा। रेखा, कोण और बिंदु से संबंधित, मैं एक फैक्ट को तो आपको भूल के गया था जिसको हम कहते हैं पॉइंट्स। मतलब तीनों से संबंधित चीजों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। मतलब बिंदु, रेखा और कोण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहले पॉइंट की बात करें, सबसे पहले पॉइंट में हम यहाँ पे आपको बता सकते हैं किसी एक बिंदु से अनगिनत रेखाएं डाली जा सकती हैं, पास हो सकती हैं। अनगिनत रेखाएं पास हो सकती हैं। मैंने आपको बताया किसी एक बिंदु से अनगिनत रेखाएं डाली जा सकती हैं या पास हो सकती है। किसी एक बिंदु से आप समझ सकते हैं कि अनगिनत रेखाएं इस प्रकार से यहाँ पे गुजर सकती हैं। दूसरी चीज की बात करें हम लोग यहाँ पे, दो बिंदुओं के बीच में, ध्यान दीजिएगा, ये बिंदु पहला था, दूसरा था, दो बिंदुओं के बीच में अनगिनत रेखाएं बनाई जा सकती हैं।
दो बिंदुओं के बीच में अनगिनत रेखाएं बनाई जा सकती है। आप इस प्रकार से अनगिनत या इनफाइनाइट लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दो बिंदुओं के बीच में, दो बिंदुओं के बीच में अनगिनत रेखाएं बनाई जा सकती हैं, अनगिनत रेखाएं बनाई जा सकती हैं, बनाई जा सकती हैं। तो मेरी बातों को आप लोग समझ रहे होंगे जो मैंने आपको बताया। पहला बिंदु मैंने आपको बताया, पहला पॉइंट मैंने कहा किसी एक बिंदु से होकर के अनगिनत रेखाएं पास की जा सकती हैं, उससे होकर के गुजर सकती हैं। दूसरी महत्वपूर्ण मैंने बात आपको बताई कि दो बिंदुओं को अनगिनत रेखाएं ज्वाइन कर सकती है, मिला सकती हैं। इन दो पहलुओं को आपने अच्छी तरह से नोटिस किया होगा, समझा होगा। आगे के बिंदुओं की बात की जाए तो उनमें भी हम लोग यहाँ पे चीजों को डिस्कस करते हैं। तीसरे एक महत्वपूर्ण बिंदु की अगर हम बात करें तो हम आपको बता दें कि किन्हीं दो रेखाओं के बीच में जो कोणों की बात होती है, अनगिनत कोण बनाए जा सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि अगर मान लीजिए एक कोण या एक रेखा ए है, आपको पहली तरह से मैंने यहाँ पे बताया है कि पहली बात मैंने आपको बताया कि दो रेखाओं से ही कोण बनेगा। मतलब जब दो रेखाओं के बीच झुकाव एक एस्टेब्लिश होगा तभी कोण बनेगा। कोण की बात की जाए तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में या दो रेखाओं के बीच में अनगिनत कोण बनाए जा सकते हैं। मतलब इस प्रकार से घूम सकता है, या हम कह दें किसी एक रीजन को भी आप प्रोवाइड कर देंगे तब भी आपको बता दें कि यहां से यहां तक अनगिनत कोण बनाए जा सकते हैं, इनफाइनाइट एंगल्स बनाए जा सकते हैं, अनगिनत कोण बनाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। अगर हम इन तीन बिंदुओं को समझ रहे हैं, जो बेसिक कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, कुछ बेसिक जानकारियां होती हैं रेखाओं से संबंधित, बिंदुओं से संबंधित और कोणों से संबंधित। अगर अलग अलग पहलुओं को हम अच्छी तरह से रीड करें तो बिंदु में तो बहुत ज्यादा डिटेल नहीं होती। आप सबको पता है कि एक समतल पर कोई एक स्पॉट को ही बिंदु कह रहे थे। अगर हमने बिंदु से बिंदु को मिलाया तो रेखा कहें, और हमने जब रेखा को रेखा से मिलाया तो कोण हमने बोला। अगर हम इन सब के बारे में डिटेल से डिस्कस किए तो कुछ हमें बेसिक पॉइंट्स भी नजर आए। लेकिन अब और अगर डिटेल में या डेप्थ में जाते हैं तो हमें रेखाओं को अच्छी तरह से पढ़ना और समझना होगा। तो हमारा जो अगला पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ लाइन, रेखाओं के प्रकार, रेखाओं के प्रकार, रेखाओं के प्रकार। अगला पॉइंट हमारे पास है रेखाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ लाइंस, टाइप्स ऑफ लाइंस। देखिएगा, रेखाओं को अच्छी तरह समझिएगा आप लोग, किस प्रकार से हम रेखाओं के प्रकार को आपको समझाते हैं। देखिएगा, रेखाओं की बात करें तो रेखाएं बेसिकली दो प्रकार की होती हैं। आपको समझना होगा यहाँ पे अच्छी तरह से, रेखाएं बेसिकली दो प्रकार की होती हैं। एक आपकी कर्व्ड लाइन कहलाती है। कर्व्ड लाइन का मतलब होता है वक्र रेखा। वक्र रेखा, वक्र रेखा का मतलब जिसमें आपको हम दिखाएं कि कभी भी रेखाएं कभी बेंड होके इस तरह से जाए, कभी इस तरह से जाए, कभी इस तरह से जाए, जो सीधी ना रहती हो। मतलब उसका एक बेसिक समीकरण, सरल रेखा का समीकरण नहीं ज्ञात किया जा सकता। ऐसी रेखाओं को वक्र रेखा या वक्र रेखी कहलाता है, या वक्र रेखा है पूरी तरह से कहलाता है। दूसरी रेखा को कहते हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की बात करो जिसको हम लोग सीधी और सरल रेखा कहते हैं। सीधी और सरल रेखा, सीधी और सरल रेखा, ये स्ट्रेट लाइन कहलाती है। कार्तीय तल पे किसी भी सरल रेखा को बनाया जाता है और उस सरल रेखा का समीकरण भी प्रोवाइड किया जाता है। आपने अगर पढ़ा होगा निर्देशांक ज्यामिति, तो वहां पे आपको सरल रेखा का समीकरण बनाने का संबंध बताया गया होता है, वहां पे चीजें समझाई जाती हैं। मतलब किसी एक समतल पर किसी भी एक सरल रेखा को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है, उसके समीकरण को बनाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। तो अगला जो पॉइंट हमारे पास था वो था एक सीधी और सरल रेखा। अब इन सीधी और सरल रेखाओं के कुछ और अलग अलग अप्रोचेस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे पहला अप्रोच आपके सामने जो बन के आता है वो अप्रोच आपका रहता है, मैं आपको समझा रहा हूं, देखिएगा। और अप्रोच आपका रहेगा, मैंने आपको दो प्रकार की रेखाओं की बात करी है। एक मैंने आपको रेखा बताया कर्व्ड लाइन, दूसरा आपको मैंने बताया स्ट्रेट लाइन। अगर मैं कर्व्ड लाइन की बात ना करके स्ट्रेट लाइन की तरफ मूव करूं तो वहां पे मुझे कुछ अन्य रेखाओं के बारे में भी अन्य जानकारियां प्राप्त होती हैं। अगली जानकारी मैं रेखाओं के बारे में बताऊं जिसको हम कहते हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं, दो ऐसी रेखाएं, ध्यान दीजिएगा, दो ऐसी रेखाएं, अगर एक रेखा को हम यल कह रहे हैं और दूसरी रेखा को हम यम कह रहे हैं, मान लीजिए दो रेखाओं के नाम है। अगर वो दोनों आपस में समांतर हैं तो उनका प्रदर्शन कुछ इस प्रकार से किया जाएगा। ये दो लाइन जो होती है समांतर की निशानी होती है। अगर दो रेखाएं आपस में समांतर होती हैं तो उनके बीच इस प्रकार से कुछ एक रेखा दो बना करके प्रदर्शित की जाती है।
समांतर का मतलब होता है कि जब समान अंतर हो, दो ऐसी पहलू, दो ऐसे बिंदु जो एक दूसरे के साथ समांतर रूप से चल रहे हैं, मतलब जिनके बीच की जो दूरी हो वो आपकी हमेशा समान रहे, अंतर समान रहे तो समांतर है। जैसे रेलगाड़ी की जो लाइनें होती हैं, आप देखिएगा तो भले इधर उधर इधर उधर घूम रही हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए उनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है। इस प्रकार से कोई भी दो रेखाएं अगर एक दूसरे के समांतर होंगी तो उनके बीच की दूरी हमेशा समान बनी रहेगी और वो एक दूसरे के साथ इसी फ्लो में, चाहे बैकवर्ड चाहे फॉरवर्ड, किसी भी तरह से हमेशा हमेशा और हमेशा आगे बढ़ती रहेंगी। इस प्रकार की रेखाओं को समांतर रेखा कहते हैं। समांतर रेखा के बाद अगली रेखा के बारे में हम लोग और जानकारी हासिल करते हैं, जिसको हम लोग कहेंगे लंबवत रेखा। ध्यान दीजिएगा, अगली रेखा हमारे सामने बन के आई जिसको हम लोग कहेंगे लंबवत रेखा। तो ऐसी रेखाओं की बात की जाए जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर बनाती हैं, मतलब समकोण बनाती है। अभी मैंने कोणों के बारे में आपको जानकारी नहीं दी है, लेकिन मैं इतना बता दूं कि दो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे के साथ कोण बनाती हैं, वो एक दूसरे के साथ लंबवत, एक दूसरे की लंबवत रेखा कहलाती है। अगर इस रेखा का नाम यल है और इस रेखा का नाम यम है, तो हम यहाँ पे लंबवत को कुछ अपोजिट टी के साथ यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे। मतलब यल परपेंडिकुलर, इस सिंबल को परपेंडिकुलर या हम हिंदी में लंबवत कहते हैं, यल यम के लंबवत है, एक दूसरे के साथ यहाँ पे समकोण बना रही है। जैसे मान लीजिए, मैं लंबवत का बहुत बड़ा ही यूज होता है हमारे डेली लाइफ में, हमारे ज्योमेट्री की लाइफ में, हमारे इस तरह की किसी भी साइंटिफिक लाइफ में। जैसे अगर मुझे किसी एक स्थान से या स्थान से संबंधित किसी एक बिंदु से किसी दूसरे स्थान या बिंदु की दूरी ज्ञात करनी होती है, तो दूरी हमेशा वो रेखा होती है जो एक दूसरे के बीच समकोण बनाती है। जैसे अगर मान लीजिए आपके छत पर कोई फैन है और आप ये पता करना चाहते हैं उस फैन की इस फर्श से दूरी क्या है, क्योंकि फर्श तो बहुत दूर तक फैला है, फैन एक सेंटर जगह पर लोकेटेड है, स्थित है। अगर हम आपसे कह दें उस पंखे से छत की दूरी क्या है, इस फर्श की दूरी क्या है, तो दूरी वही होगी जो पंखे से सीधा आकर के समकोण आपके फर्श पे बनाती होगी। इसलिए लंबवत जानना और समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब दो रेखाएं एक दूसरे के साथ समकोण बनाती हैं तो ऐसी रेखाओं को हम लंबवत रेखा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो इसी क्रम में हमारे पास रेखाओं का एक और स्वरूप नजर आता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, जिसको इंग्लिश में कहेंगे हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, मैं आपको प्रतिच्छेदी के बारे में बता देता हूं। जैसे कुछ रेखाएं अगर एक दूसरे को क्रॉस करती हुई चली जाए तो उस रेखाओं को हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। कुछ इस प्रकार की रेखाएं जो किसी एक बिंदु पर आकर के मिलती हैं और सब एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो ऐसी तमाम रेखाएं एक दूसरे की प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। और अगर हम केवल दो रेखाओं की बात करें, जैसे हमने कहा यल है और दूसरी रेखा यम है, इस समय दोनों रेखाएं एक दूसरे की प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएंगी। अगर बेसिक डेफिनेशन समझना हो तो आप इसको समझ सकते हैं। दे आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से मिलती हैं। जैसे लंबवत रेखाओं की बात की जाए तो वो भी एक दूसरे को मिलती थी, लेकिन जरूरी नहीं क्रॉस करके चली जाए, वो एक दूसरे को मिल करके जाती थी, इसलिए उनको हम लोग यहाँ पे मिलती थी, इसलिए हम उनको लंबवत केवल कह रहे थे। यहाँ पे हम दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके चली जाती हैं, इसलिए इन रेखाओं को हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाओं का यूज भी बहुत ही होता है, क्योंकि इनके एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने पर कोणों की कई सारी संख्याएं बनती है, मतलब कई सारे कोण बनते हैं। उन कोणों के बारे में भी हम डिटेल से भी आपको जानकारी पूरी तरह से देते हैं। चलिए, इस प्रकार की चीजों को आपने समझा जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। रेखाओं के एक अन्य स्वरूप को पढ़ने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, जिसको हम कहेंगे वर्टिकली अपोजिट लाइंस। वर्टिकली अपोजिट लाइंस, वर्टिकली अपोजिट लाइंस, जिसको हम कहते हैं शीर्षाभिमुख रेखाएं। शीर्षाभिमुख रेखाएं कुछ ऐसी होती हैं जिनके जो शीर्ष के कोण होते हैं वो आपस में समान होते हैं। जैसे ए कोण इस कोण के बराबर होता है, ए कोण इस कोण के बराबर होता है। ये आपके शीर्षाभिमुख कोण के थ्रू यहाँ पे बन के आते हैं, जिसको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का रूप देते हैं, नाम देते हैं। लेकिन ऐसी रेखाएं यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट लाइंस कहलाती हैं, क्योंकि ये मिलकर के एक लीनियर पेयर, रेखीय युग्म बनाती हैं। मैं आपको उसके बारे में भी बताता हूँ। कभी भी कोई रेखा, जैसे हम रेखीय युग्म की अगर बात करें, यहाँ पे रेखीय युग्म, अगर मैं रेखीय युग्म की बात करूं, अगर कोई एक सरल रेखा पर कोई एक रेखा इस प्रकार से आकर के मिले, क्रॉस करे या ना करे, तो यहाँ पे एक रेखीय युग्म बनता है। मतलब तो जो कोण बनते हैं वो लीनियर पेयर कहलाते हैं, रेखीय युग्म। और इन दोनों कोणों का योग हमेशा और हमेशा 180 अंश के बराबर होता है।
कोण 1 प्लस कोण 2 मिलकर के यहाँ पे हमेशा और हमेशा 180 अंश बनाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के लीनियर पेयर या रेखीय युग्म कहलाते हैं। इस प्रकार से आपने इन चीजों को समझा, जिसमें आपको बताया गया कि रेखाएं कुल कितनी प्रकार की कैसी हो सकती हैं। एक और अगर रेखा की बात करें तो उसको भी हम इसी क्रम में आपको समझा देते हैं, उसको भी आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। रेखाओं का एक और अप्रोच है जिसको हम लोग कहते हैं एडजेसेंट लाइन। एडजेसेंट लाइन, एडजेसेंट लाइन, इसको हम कहेंगे संगत रेखाएं। संगत रेखाएं, संगत रेखाओं की बात की जाए तो ऐसी दो रेखाएं जिनके जो शीर्ष बिंदु हो वो समान हो। अब देखिए इस बिंदु की बात करें जो इस रेखा यल के लिए और यम दोनों के लिए कॉमन है, तो ऐसी दो रेखाओं को संगत रेखाएं कहते हैं। संगत रेखाएं एडजेसेंट लाइन कहलाती हैं। तो संगत रेखाओं के बारे में आपने पढ़ा, तो रेखाओं के हर एक प्रकार को आपने यहाँ पे डिस्कस किया और रीड किया। इसी सीक्वेंस में अब हम कोणों के प्रकार की बात करते हैं, कोणों के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले आपने रेखाओं के प्रकार, इसके पहले आपने बिंदुओं के बारे में, और इसी क्रमवार आप लोग अब कोणों के बारे में भी पढ़ने जा रहे हैं। चलिए कोणों की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। एंगल्स, एंगल एंड इट्स टाइप्स, इट्स टाइप्स, कोण और उसके प्रकार, कोण और उसके प्रकार, उसके प्रकार। चलिए कोण और उसके प्रकारों की बात करते हैं। तो कोण और उसके प्रकारों में अगर हम लोग यहाँ पे नोटिस करें तो सबसे पहले मैं कोणों के ही बारे में आपसे, भले मैंने आपको एक डेफिनेशन छोटी सी दी है, लेकिन अभी मैं फिर से आपको कोणों के बारे में ही बताता हूं। सबसे पहले कोण को मैंने आपको बताया कि दो रेखाओं के झुकाव से, दो रेखाओं के मिलान से एक कोण बनता है। इस कोण को प्रदर्शित करने के लिए कुछ सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है, जिन सिंबल्स में जो सबसे कॉमन सिंबल होता है वो आपका थीटा होता है, लेकिन आप यूज करने को कई सारे सिंबल्स, थीटा, बीटा, गामा, अल्फा, नीटा, सीटा, तमाम तरह के सिंबल्स हम लोग यहाँ पे प्रयोग में लाते हैं। हम इस प्रकार से किसी भी एक सिंबल्स का प्रयोग करके कोणों को प्रदर्शित करते हैं। कोणों को मापन या मीजर की बात अगर करें, मीजरमेंट की बात करें, तो मीजरमेंट में कोणों को दो प्रकार से मीजर किया जाता है। हमारे यहाँ पे इस मैथमेटिक्स में हम लोग यहाँ पे बहुत तरह की चीजों की बात नहीं करते, लेकिन कोणों के जो एक प्रकार जिसको हम लोग कहते हैं डिग्री, हम लोग यहाँ पे डिग्री में मीजर करते हैं और बेसिकली रेडियन में मीजर करते हैं। लेकिन ज्यादातर जो प्रयोग हमारे पास आने वाला कोण का मीजरमेंट पॉइंट होता है उसे डिग्री कहते हैं। डिग्री की भी कुछ छोटी और बड़ी इकाइयां होती हैं। जैसे आपको डिग्री का सिंबल बेसिकली इस प्रकार से मिलेगा। आपको याद रखना होगा कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। जैसे 1 डिग्री से दूसरे डिग्री तक पहुंचने के लिए मुझे 60 मिनट क्रॉस करना पड़ता है, लाइक इन वॉच। घड़ी में आप देखते हैं कि 1 से दूसरे घंटे तक पहुंचने के लिए 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट से दूसरे मिनट तक पहुंचने के लिए 60 सेकंड होते हैं। उसी क्रम में अगर कोण, क्योंकि जो कोण का सिस्टम है पूरी तरह से घड़ी पर ही आधारित है। जैसे घड़ी में हमारे पास एक से दूसरा बजने के लिए, एक से दूसरा होने के लिए मिनट और सेकंड का चक्रण चलता है, उसी प्रकार से कोणों में भी 1 डिग्री से दूसरे डिग्री तक जाने के लिए 60 मिनट क्रॉस किया जाता है। अगर मैं मिनट की बात करूं तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। मिनट का सिंबल एक लाइन दिखा करके दिखाया जाता है लगा के, और सेकंड का सिंबल 2 लाइंस को लगा करके दिखाया जाता है। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे कोण के इस डिग्री के सिस्टम को समझ पाते हैं। तो आपको ये बताने के लिए मैं बता दूं कि आपकी जानकारी कि जैसे ही एक सिस्टम हुए, मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे कोण को रखा है और यहाँ पे मेरा 0 डिग्री से 1 डिग्री से 2 डिग्री इस तरह से पहुंचना था। ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते हम लोग कैसे जाते हैं, मैं इन सारी बातों को भी आपको समझाता हूं। लेकिन इस 0 डिग्री से 1 डिग्री तक पहुंचने के लिए जो मिनट्स होते हैं, अगर आपने कभी 9th की क्लास पढ़ी हो 10th की क्लास में, तो वहां पे एक टेबल पीछे पढ़ने को मिलता था। उस टेबल में आपने देखा होगा कि 6-6 मिनट का 10 इंटरवल यहाँ पे डिवाइड होता है। 6 मिनट, 12 मिनट, 24 मिनट, 30 मिनट, 36 मिनट, 42 मिनट, 48 मिनट, 54 मिनट। 54 के बाद 60वां मिनट ला करके आपको 2 डिग्री पे पहुंचा देता था, 1 डिग्री पे पहुंचा देता था। इस प्रकार उसका भी 54 मिनट, फिर 60वां मिनट ला करके आपको 2 डिग्री पहुंचा देता था। इस प्रकार से आप इन चीजों का अध्ययन समझ पाते थे, कर पाते थे। फिलहाल इतनी हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए और कुछ चीजों की बात अगर करूं तो उसको भी आपको समझना जरूरी है। देखिएगा, कुछ और चीजों की अगर मैं बात करूं
जैसे मैंने आपको बताया कि डिग्री से मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हैं और मिनट से सेकंड में कैसे हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। कोण को मेजर करने का एक और अप्रोच मैंने आपको बताया, रेडियन। तो उस रेडियन को प्रदर्शित करने के लिए पाई सिंबल का प्रयोग किया जाता है। पाई का प्रयोग रेडियन को रेडियन में प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। अब आपको दिखाऊं कि इसका संबंध क्या है। आपको मैं बता दूं, एक पाई 180 डिग्री के बराबर होता है। एक पाई किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। अर्थात ये समझ गए हैं, अगर मुझे 2 पाई लिखना होगा तो 360 डिग्री होगा, अगर मुझे पाई बाई 2 लिखना है तो मतलब 90 डिग्री की बात कर रहे हैं। अर्थात हम पूरी तरह से इस चीज को समझ चुके हैं कि अगर मुझे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मुझे 180 से गुणा करना पड़ेगा, अगर मुझे डिग्री को रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। दूसरे क्रम की बात करूं तो मैं कहता भैया 1 डिग्री बराबर, आप यहां पे देख सकते हैं कि अगर आपको दिखा 180 डिग्री बराबर 1 पाई, तो 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 कह सकते हैं। 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 कह सकते हैं। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, मैंने कहा 45 डिग्री, 45 डिग्री को अगर मुझसे कोई कहे कि रेडियन में कन्वर्ट करिए, आप रेडियन में कन्वर्ट कर से बिल्कुल कर सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं पाई अपान 180। आप लिख दीजिए पाई अपान 180 इंटू 45। तो आपको पता है इससे डिवाइड होगा तो हो जाएगा पाई बाई 4। पाई बाई 4, ये जो 45 डिग्री था पाई बाई 4 हो गया। अब इस पाई बाई 4 को अगर मुझे रेडियन में है, रेडियन को सी से इंडिकेट किया जाता है। अगर इस रेडियन से मुझे इस डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? देखिए पाई अपान 4 इंटू मैं कितना कर दूं, पाई अपान 4 जो मेरे पास है, इसको मैं यहां पे आपको बताया कि मैंने यहां पे इसको कन्वर्ट करने के लिए 180 बटा पाई से गुणा कर दीजिए। पाई पाई से कट जाएगा, ए से डिवाइड होकर के 45 डिग्री बन जाएगा। तो याद रखिएगा, जब कभी डिग्री से रेडियन में जाना है तो मुझे पाई अपान 180 से, अगर रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180 बटा पाई से गुणा किया जाता है। 3 चीजों को आपने समझा। अब इसी कोण के अप्रोच को समझते हुए हम और आगे बढ़ते हैं तो कोणों के कुछ अन्य प्रकार की बात करते हैं, जो बेसिक प्रकार होते हैं, बेसिक टाइप्स होते हैं। उन सारे टाइप्स को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। आगे के टर्म्स में आप देखते चलिएगा, चीजों को समझते जाइएगा। तो कोण के प्रकार की बात की जाए तो कोणों के प्रकार को समझिए कुछ इस प्रकार से। कार्टेशियन सिस्टम पे जब हम 2 सरल रेखाओं को या 2 रेखाओं को हम प्लॉट करते हैं, जिसमें एक वर्टेक्स शीर्ष बिंदु या मध्य बिंदु आपका कहलाता है, जो ओरिजिन कहलाता है या वर्टेक्स कहलाता है। इसमें एक एक्स एक्सिस और दूसरी आपकी वाई एक्सिस होती है। आपको पता है एक्स का एक पॉजिटिव फॉर्म होता है, वाई का पॉजिटिव फॉर्म होता है, एक्स का नेगेटिव फॉर्म होता है, वाई का नेगेटिव फॉर्म होता है। अगर हम कोणों की बात करें, जैसे इस रेखा की बात करिए, आप लोग ऐसे समझिएगा चीजों को, जैसे मैं कह दूं, ये ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इस मार्कर के साथ कुछ ऐसे, मतलब इसके ऊपर एग्जैक्टली आपने ज्वाइन कर रखा है, तभी इनके बीच कोई कोण नहीं। धीरे धीरे इसको ऐसे इसको सेंटर मान करके आप धीरे धीरे ऐसे उठाते जाइए, कोण बढ़ता चला जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे करूंगा। यहाँ पे इस लाइन को भी सपोज करिए आपकी रखी गई थी, धीरे धीरे इसी लाइन को आप ऐसे 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 उठाते चले गए और यहाँ पहुंच गए, फिर ऐसे 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 उठाते चले गए, यहाँ पहुंच जाएंगे। धीरे धीरे इस तरह से आप कवर करना शुरू करेंगे। आप एक कंप्लीट एंगल बनाएंगे, फिर घूमेंगे, फिर कंप्लीट एंगल बनाएंगे। इसी श्रृंखला में चीजें यहाँ पे बढ़नी शुरू हो जाएंगी। अब आपको इन्हीं सारी बातों को मैं समझाता हूं, देख लीजिएगा। कोणों को जो मेजर करा जाएगा, उसमें इसी सिस्टम को अगर मैं समझाऊं आपको, तो ध्यान दीजिएगा। अगर हम इधर डायरेक्शन में जाते हैं, जिसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में अगर हम जाएंगे तो हम पॉजिटिव कोण मेजर करते हैं। लेकिन अगर इन केस हम क्लॉकवाइज चले गए तो हम कोण के नेगेटिव फॉर्म को मेजर करते हैं, मतलब हम नेगेटिव एंगल्स को मेजर करते हैं। अगर हम ऊपर की तरफ मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो पॉजिटिव एंगल्स मेजर करते हैं, और नीचे की साइड में मतलब क्लॉकवाइज अगर चलेंगे तो हम नेगेटिव एंगल्स मेजर करेंगे। हम यहाँ के कोण की बात करें तो 0 डिग्री होता है, यहाँ पे पहुंचे तो 90 डिग्री होता है, यहाँ पे पहुंचे तो 180 डिग्री होता है, यहाँ पे पहुंचे तो 270 डिग्री होता है, और यहाँ फिर पहुंच गया करके घूम के तो 360 कवर कर लिया। अब यही 360 फिर से, मतलब एक रोटेशन कंप्लीट हो गया। अब यही रोटेशन फिर से घूम सकता है, दूसरा रोटेशन, तीसरा रोटेशन, जैसे आपकी घड़ी होती है। आप सबको पता है कि दिन हमारे बदलते चले जा रहे हैं, लेकिन घड़ी में आज की डेट में इस समय जितना घड़ी में बज रहा है, कल अगर मैं फिर आऊंगा यहाँ पे, इस समय इतना ही बजा रहा होगा। मतलब वही रोटेशन आपका, हाँ रोटेशन सेकंड है, थर्ड है, या जो काउंटिंग में आप समझ रहे हो, लेकिन घड़ी का जो समय रहता है वही का वही बना रहता है।
उसी श्रृंखला में हम लोग यहाँ पे कोणों को रीड कर रहे हैं, मतलब हम 0 डिग्री से अनंत कोणों के मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ स्पेशल कुछ कैटेगरीज दी जाती हैं, उन्हीं स्पेशल कैटेगरीज को हम ज्योमेट्री में समझते हैं। तो चलिए पहले ज्योमेट्रीज की कंडीशंस की बात करें तो टाइप्स में अगर हम लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो उनको हम लोग यहाँ पे देखते हैं और समझते हैं। समझिएगा सब लोग। सबसे पहले प्रकार का जो कोण बना हमारा वो बना जीरो एंगल। जीरो एंगल, इसको हिंदी में हम लोग कहेंगे शून्य कोण। शून्य कोण, शून्य कोण की बात की जाए तो मैंने आपको दिखाया कि जैसे इसी लाइन पे ही लाइन अगली आपकी, इसको अगर वर्टेक्स माना है, इसी लाइन पे ही आपकी दूसरी लाइन बनी हुई है, अगर हम इसको दूसरी लाइन कह रहे हैं, इस प्रकार के कोण को शून्य कोण कहते हैं। जब कोण का मान 0 डिग्री होता है तो ऐसे कोण को हम शून्य कोण कहते हैं। चलिए सेकंड कोण की बात करें। नेक्स्ट कोण जिसको हम कहेंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जिसको हिंदी में कहा जाता है न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब कोण का मान अगर हम कोण को थीटा से इंडिकेट कर रहे हैं, 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, मतलब आपका कोण यहां से शुरू हो और यहां के पहले हो, मतलब इसके बिफोर और इसके आफ्टर हो, तो ऐसे कोण को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण का मतलब 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होना होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं थर्ड, जिसको हम कहेंगे राइट एंगल। राइट एंगल आप सबको अच्छी तरह से पता होगा राइट एंगल के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं समकोण। समकोण का मतलब होता है कि एक ऐसा कोण जो कि एक दूसरे के ऊपर, अब यही रेखा आपकी देखिए, जैसे ये रेखा जा रही थी, ये रेखा हमारी जा रही थी और धीरे धीरे यहां पहुंच गई, तो यहां से होकर के जब रेखा आपकी यहां पहुंच गई तो आपके बीच का जो कोण बना, वो कोण अगर थीटा का मान 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसे कोण को समकोण हम लोग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट कोण की बात करें तो समकोण के बाद अगर हम लोग और ऊपर बढ़ते हैं तो समकोण के बाद ऊपर बढ़ करके अगले प्रकार के जो कोण का टाइप बनता है उसको कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल को हिंदी में कहते हैं अधिक कोण। अधिक कोण। चलिए अधिक कोणों की अगर हम बात करें तो अधिक कोण कुछ इस प्रकार से हमारे सामने बन के आते हैं। ध्यान दीजिएगा सब लोग। अगर मान लीजिए यही कोण, ये रेखाएं कुछ इस प्रकार से 90 के ऊपर होना शुरू हो जाए, मतलब इधर आना शुरू हो जाए और 180 के पहले रह जाए, मतलब हमारे जो कोण का मेजरमेंट होगा वो 90 डिग्री से अधिक होगा और 180 डिग्री से कम होगा। 90 डिग्री से अधिक होगा और 180 डिग्री से कम होगा। इस प्रकार के कोणों को हम लोग यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल या अधिक कोण कहते हैं। कोण का मान अगर आपका 90 डिग्री से अधिक है और 180 डिग्री से कम है तो ऐसे प्रकार के कोणों को अधिक कोण कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो अगला कोण हमारे पास स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मतलब होगा रेखीय कोण, जिसको हम हिंदी में कहेंगे रेखीय कोण। और रेखीय कोण मतलब यही सीधी रेखा जो आपकी चल रही थी, जो अभी तक के कोणों को बना रही थी, यही सीधी रेखा धीरे धीरे इस प्रकार से हो जाए। मतलब अगर आप ऐसे कुछ नोटिस करिए तो इस सरल रेखा यहां से ये जो थी ये ऐसे घूमते घूमते यहां पहुंच गई, यही सरल रेखा। तो इस प्रकार के कोण को हम लोग, जो कि 180 अंश के बराबर होता है, जब थीटा का मान 180 अंश के बराबर हो गया तो ऐसे कोण को हम रेखीय कोण कहते हैं। रेखीय कोण के बाद कोणों का ही कुछ और अन्य प्रकार है, उसको भी आप समझते चलिएगा। देखिएगा ऊपर से हटा रहे हैं इन चीजों को, थोड़ा सा यहाँ पे जगह बना करके आगे हम आपको दिखाते हैं। चलिए हमने आपको रेखीय कोण तक बताया। रेखीय कोण के बाद एक अगला प्रकार का कोण बनता है जिसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल को हिंदी में बृहद कोण कहा जाता है। बृहद कोण कहा जाता है। बृहद कोण का मतलब अब यही रेखा जो आपकी थी, आप देख रहे थे अभी तक, ये रेखा अब 180 को क्रॉस कर गई, ऐसे आनी शुरू हो गई इधर साइड और आती गई और 360 के पहले तक का कोई भी कोण का मान, मतलब जब थीटा का मान 180 अंश से अधिक हो और 360 अंश से कम हो, ऐसे प्रकार के सभी कोणों को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे प्रकार के सभी कोणों को हम लोग बृहद कोण या रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। लास्ट टाइप का जो कोण हमारे पास बना, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल हिंदी में कहा जाता है पूर्ण कोण, संपूर्ण कोण या तो पूर्ण कोण। मतलब किसी एक बिंदु पर बना कोण या कंप्लीट कोण जो आपका बनता है, उसको ध्यान दीजिएगा, ये बिंदु पर बना कोण, ये रेखा घूम करके ऐसे फिर हो गई, इस प्रकार का जो कंप्लीट कोण थीटा 360 डिग्री का बन जाए उसको हम कंप्लीट कोण या सेंट्रल एंगल कहते हैं, केंद्रीय कोण कहलाता है या बिंदु का कोण कहलाता है। तो कोणों के इन प्रकार को आपने पढ़ा।
जो बेसिक प्रकार हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, जो चीजें आपको बचपन से पढ़ाई गई हैं, उन्हीं बातों को मैंने यहाँ पे भी बताने का पूरा प्रयास किया है। कोणों के ही कुछ अन्य प्रकार की अगर हम बात करें, कुछ अन्य चीजों की बात करें, तो उसको भी जानना यहाँ पे बहुत ही जरूरी होता है। तो मैं इन चीजों को यहां से हटा रहा हूं, आगे देखिएगा, आप लोग चीजों को समझिएगा। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू एंगल। कोणों से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिएगा, कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। ध्यान दीजिए, कुछ अन्य तथ्यों की बात की जाए जिसका बहुत ही यूज होता है। आपको कुछ अन्य प्रकार के कोणों के बारे में भी जानकारी हमें देना जरूरी है। चलिए अगले प्रकार की बात की, जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कुछ कोणों के अन्य भी प्रकार है, जिसको हम सबसे पहला प्रकार जो हमारा बन के आया, जो कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हिंदी में इसको कहेंगे कोटि पूरक कोण। हिंदी में कहा जाता है कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण को हम ऐसे कुछ कहते हैं, जैसे आप ऐसे कह दीजिए कि दो कोण जब एक दूसरे को मिल करके 90 डिग्री के बराबर हो जाते हैं, तो ऐसे दोनों कोण को कोटि पूरक कोण कहा जाता है। जैसे अगर मैंने एक कोण 30 डिग्री लिखा तो दूसरा कोण 60 डिग्री हो जाएगा। मैंने एक को 40 डिग्री लिखा तो अगला 50 डिग्री हो जाएगा। अगर एक को मैंने 20 डिग्री लिखा तो अगला 70 डिग्री हो जाएगा। अगर मैंने एक को 1 डिग्री लिखा तो अगला 89 डिग्री हो जाएगा। इसी श्रृंखला में अगर मैंने किसी को थीटा लिखा तो अगला 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। मतलब ये दोनों कोण जब मिल करके 90 डिग्री के बराबर होते हैं, तो ऐसे प्रकार के सभी कोणों को हम लोग, ऐसे प्रकार के कोणों के इस जोड़े को हम लोग कोटि पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। मतलब जब दो कोण एक दूसरे को मिलकर के 90 बनते हैं तो कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। चलिए कोणों के इसी श्रृंखला में कोणों का अन्य प्रकार भी हम लोग नोटिस करते हैं, तो उसको भी ध्यान देते हैं। अगला जो प्रकार है उसको समझिएगा, जिसको हम कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स को हिंदी में हम कहेंगे समपूरक कोण। समपूरक कोण। अब समपूरक कोण की बात करें तो जब दो कोण मिलकर के 180 अंश के बराबर हो जाते हैं, तो ऐसे प्रकार के जितने भी कोण होते हैं, ऐसे प्रकार के बने कोणों का जो जोड़ा बनता है उसको हम कोटि पूरक नहीं, अब की बार समपूरक कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एक कोण मैंने लिख दिया, एक कोण मैंने लिखा यहाँ पे 60 डिग्री, तो आपको हम बता दें इसका जो समपूरक बनेगा वो 120 डिग्री बनेगा। अगर मैंने कहा 50 डिग्री तो आपको हम बता दें इसका 130 डिग्री बनेगा। अगर मैंने कहा 110 डिग्री तो हम बता दें 70 डिग्री बनेगा। इसी श्रृंखला में अगर मैंने कहा कि थीटा है, तो जो उसका संपूरक कोण बनेगा वो 180 अंश माइनस थीटा हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। तो जब कोणों का एक ऐसा जोड़ा जिसमें जो कोणों का जो योग हो वो 180 अंश के बराबर हो जाए, तो दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। तो कोटि पूरक कोण और समपूरक कोणों के बारे में भी आपने पढ़ा। थोड़ी देर पहले मैंने रेखाओं के बारे में एक रेखा का अप्रोच बताया जिसको हम लोग कहते थे वर्टिकली अपोजिट लाइंस। अगर हम उसको एंगल्स में लाके रखें तो आपको हमें भी बता दें कि दो ऐसे कोण जो एक दूसरे के साथ शीर्षाभिमुख होते हैं, वो आपस में समान होते हैं, वो किसी अन्य प्रकार के नहीं होते, उनका नेचर होता है बराबर होना। दूसरे अन्य प्रकार की अगर कोणों की बात की जाए, जैसे हम यहां पे कह दें, ध्यान दीजिएगा, इसी श्रृंखला में बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन जानकारी के लिए हमारे पास इनका भी जानकारी होना हमारे पास बहुत जरूरी होता है। जैसे मैंने लीनियर पेयर्स की बात करी, जब दो कोण एक दूसरे के साथ मिल करके 180 अंश बनाते हैं तो ऐसे कोण रेखीय युग्म भी कहलाते हैं। भले ही रेखा पे हो या ना हो, लेकिन दोनों मिलकर के रेखीय युग्म बनाते हैं। और जाहिर सी बात, अगर रेखीय युग्म बनाते हैं तो सरल रेखा पर ही आएंगे। तो हम इस तरह की कोणों की भी बात कर सकते थे, जिसको हम कहते हैं लीनियर पेयर्स, या हिंदी में हम कह सकते हैं रेखीय युग्म। रेखीय युग्म कोणों का एक ऐसा जोड़ा, जैसे भी सब भी तो जोड़े ही है ना, जोड़े मिलकर के कभी 180 अंश हो रहे थे, कभी 90 अंश हो रहे थे, लेकिन अभी हम ऐसे जोड़ों की बात कर रहे थे जो जोड़े मिल करके एक सरल रेखा बनाते हैं और रेखीय युग्म या आपके लीनियर पेयर कहलाते हैं। उनका भी योग 180 अंश के बराबर होता है। चलिए रेखीय युग्म में आपने देखा, जैसे मैंने कहा यहाँ पे अगर 30 डिग्री है तो जाहिर सी बात इसको 150 डिग्री होना पड़ेगा। दोनों जुड़ करके 180 अंश बनाते हैं। एक अन्य प्रकार को यहीं पे देख लेते हैं, समझ लेते हैं, जिसको कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल।
वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसको कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण। जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो जो उनके विपरीत कोण होते हैं वो आपस में समान होते हैं। वो विपरीत कोण आपस में समान होते हैं तो उनको हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। मतलब कोण 1 बराबर कोण 2 होगा और दूसरी तरफ कोण 3 बराबर कोण 4 होगा। कोण 3 बराबर कोण 4 होगा। ये कोण आपस में शीर्ष, इनका यूज बहुत होता है। आप जब कभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ही नजर आएगा। इस प्रकार से हमने कोणों के प्रकार को, कोण से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी पढ़ा। अभी रेखाओं से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा और की जाएगी और इन चर्चा को लेकर के हम इस रेखाओं के अप्रोच को फिनिश कर पाएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप हर प्रकार के एग्जाम में जहां जहां ज्योमेट्री का यूज होता है वहां उन रेखाओं के संबंधित उन चीजों को आप लोग जरूर फेस करते हैं, उनसे संबंधित प्रश्नों का आना श्योर रहता है। चलिए हम अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करते हैं। हम आपको एक कंडीशन बता रहे हैं, जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो, एक दूसरे के समांतर हो तथा एक अन्य सरल रेखा उन्हें प्रतिच्छेद करे। एक अन्य सरल, मैंने यहां पे जो बताई कंडीशन बताई, इस कंडीशंस को देख करके चीजों को हम समझने जा रहे हैं। हमने कहा दो सरल रेखा एक दूसरे के समांतर हो तथा अन्य एक सरल रेखा उन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद करे। जैसे आप देखिएगा दो सरल रेखाएं, हमने यहाँ पे एक तो यल लिया और दूसरा हमने यम लिया, दोनों एक दूसरे के समांतर है, एरो के माध्यम से आप समझ सकते हैं। एक अन्य सरल रेखा इन दोनों को प्रतिच्छेद कर रही है, एक अन्य सरल रेखा इन दोनों को प्रतिच्छेद कर रही है। ये भी एक सरल रेखा यल यम, अगर हम इसको यन कह दे रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रही है। तो आपको पता है कि दो बिंदुएं यहां पे आपको समझ में आएंगी। जैसे ही दो बिंदुओं से होकर के रेखा गुजरेगी तो आपको कुछ कोण भी नजर आएंगे। उन कोणों की अगर हम बात करें तो आपको कोणों की कुछ संख्या, जैसे कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8। अब इसको नाम हम लिख सकते हैं, एबीसीडी लिख सकते हैं, आप संख्या में लिख सकते हैं, जैसे हमारी जरूरत हो उस प्रकार से हम इसको नोटिस कर सकते हैं। इन कोणों से संबंधित कुछ हमारे पास जानकारियां होना बहुत जरूरी है, जो ज्योमेट्री के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। चलिए समझते हैं, उन जानकारियों की बात करते हैं एक एक करके उन जानकारियों की बात करें तो सबसे पहली जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा, जिस जानकारी में आपको बताया जाएगा कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जिसको हम कहते हैं एकांतर अंतःखंड कोण। एकांतर अंतःखंड कोण समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं। एकांतर अंतःखंड कोण समान। मैं एकांतर अंतःखंडों को दिखा देता हूं आपको कि कहां कहां पे एकांतर अंतःखंड बनते हैं। जैसे एकांतर अंतःखंड की बात करिए, 3 बराबर होगा 5 के, 6 बराबर होगा 4 के। तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 हो जाएगा और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा। ये पहली जानकारी आपने रखी कि जब दो सरल रेखाओं को किसी एक अन्य सरल रेखा ने उसको प्रतिच्छेद किया तो पहली जानकारी मैंने आपको दी कि एकांतर अंतःखंड कोण समान होते हैं। दूसरी जानकारी में मैं आपको अन्य चीज के बारे में अवगत करा दूं। दूसरी जानकारी में मैं आपको बता रहा हूं कि करेस्पॉन्डिंग करेस्पॉन्डिंग को हम कह सकते हैं संगत कोण भी समान होते हैं। अब मैं आपको संगत कोणों के बारे में बता दूं। संगत होता क्या है? संगत का मतलब होता है जिस पोजीशन पे मैं यहां खड़ा हूं, मेरे पैरेलल अगर कोई क्लास चल रही तो उस पोजीशन पे अगर कोई अन्य व्यक्ति खड़ा है, अन्य अध्यापक खड़ा है, टीचर खड़ा है, तो वो मेरे पैरेलल है, वो मेरे समांतर है, या वो मेरे संगत है कह सकते हैं। मतलब हम जहां पे लोकेट है किसी एक कंडीशन में, अगर दूसरी जगह पे ऐसी कोई व्यवस्था बनी है, वहां पे जो लोकेट है तो वो मेरा करेस्पॉन्डिंग है। जैसे आपको इस सरल रेखा की बात करिए, यल, इसकी बात करिए हम, यल के ऊपरी भाग में अगर देखिए तो 1 और यम के अगर ऊपरी भाग में देखिए तो 5। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि कोण जो 1 है वो कोण 5 के बराबर है। उसी श्रृंखला में मैं लिख सकता हूं कोण 2 जो है वो कोण 6 के बराबर है।
इसी क्रम में मैं लिख सकता हूं कोण जो 3 है वो कोण 7 के बराबर है, और इसी कड़ी में मैं लिख सकता हूं जो कोण 4 है वो कोण 8 के बराबर है। जो जो करस्पॉन्डिंग होंगे कोण उस सब के सब आपस में समान होंगे। जैसे मैंने कहा एक जो समान है 5, एक समान है 5 के, 2 समान है आपका 6 के, 3 समान है 7 के और 4 समान है 8 के। ये चीज होता है करस्पॉन्डिंग का सिस्टम। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसी श्रृंखला में, इसी टर्म्स में हम आगे बढ़ते हैं। इस चीज को मैं यहां पे हटा रहा हूं। देखिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट यहां पे लेके चलते हैं। थर्ड पॉइंट में बता दूं को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर को हम कह सकते हैं कि एकांतर, या हम कह सकते हैं कि अंतर संगत कोण, मतलब एक साथ में बने जो कोण होते हैं एक ही इंटीरियर में जो लाई कर रहे हैं आ रहे हैं, वो को इंटीरियर एंगल संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब हो गया कि 180 डिग्री के बराबर होते हैं, संपूरक होते हैं। अब को इंटीरियर कोणों की बात अगर हम लोग करें तो को इंटीरियर कोणों में अगर देखा जाए तो 3 और 6 को इंटीरियर है, 4 और 5, 6 भी, 5 भी आपके को इंटीरियर है। तो मैं लिख सकता हूं कोण 3 प्लस कोण 6 ए बराबर 180 अंश होगा। उसी श्रृंखला में मैं लिख सकता हूं कोण 4 प्लस कोण 5 भी 180 अंश के बराबर होगा। जैसे को इंटीरियर है उसी तरह से को एक्सटीरियर भी होता है। अब आपको एक्सटीरियर को तो बेसिकली बहुत नहीं बताया जाता है, लेकिन मैं आपको जब कह दिया हूं कि 3 और 6 मिलकर के 180 अंश है, 4 और 5 मिलकर 180 अंश है, तो मैं इतना श्योर कर दूं आपको कि 1 और 8 मिलकर के भी 180 अंश के होंगे, लेकिन एक को इंटीरियर का पार्ट नहीं, मैं आपको बता देता हूं। हाँ, जानकारी के लिए जरूर आपको बता दूं कि 1 प्लस 8 भी मिलकर के 180 अंश के बराबर होंगे, और साथ साथ 2 प्लस 7 भी मिलकर के 180 अंश के बराबर होंगे। इस जानकारी को भी रखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट चौथे नंबर की बात करा जाए। चौथे नंबर में देखते हैं। चौथे नंबर में मैं आपको फिर से एक जानकारी देना चाहूंगा जिसमें मैं बता दूं कि वर्टिकली अपोजिट, अभी हम बार बार वर्टिकली अपोजिट का जिक्र करते आए हैं। वर्टिकली अपोजिट जिसके हिंदी में हम कह सकते हैं एंगल्स, मतलब शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं, लिख लीजिएगा समान होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। अब शीर्षाभिमुख कोणों को मैं आपको दिखा भी देता हूं कौन कौन से शीर्षाभिमुख है। जैसे कोण जो 1 है वो कोण 3 के बराबर है, दूसरा जो कोण 2 है वो कोण 4 के बराबर है। इसी श्रृंखला में कोण जो 6 है कोण 8 के बराबर है, और कोण जो 5 है वो कोण 7 के बराबर है। कोण 1 3 के बराबर है, कोण 2 4 के बराबर है, कोण 6 कोण 8 के बराबर है, कोण 5 कोण 7 के बराबर है। इस प्रकार से शीर्षाभिमुख कोण आपके क्या होते हैं, समान होते हैं। तो आपने चीज को समझा कि शीर्षाभिमुख कोण भी आपस में आप क्या होते हैं, एक दूसरे के समान होते हैं। चलिए शीर्षाभिमुख कोणों के बाद अगला जो हम पॉइंट हम लोग बार बार जिसका जिक्र करते आए हैं, जिसको कहते हैं लीनियर पेयर्स। लीनियर पेयर का मतलब आप सबको पता है रेखीय युग्म। रेखीय युग्म जिसको हम कहेंगे रेखीय युग्म जितने भी होंगे वो संपूरक होते हैं। संपूरक होते हैं, रेखीय युग्म संपूरक होते हैं। मैं रेखीय युग्मों को दिखा भी देता हूं आप लोग को। रेखीय युग्मों की बात की जाए तो आप देखते चलिएगा तो आपको तमाम रेखीय युग्म नजर आएंगे, जैसे कि कोण 1 प्लस कोण 2 और कोण 1 प्लस कोण 4 भी, इसी तरह से कोण 2 प्लस कोण 3 भी और कोण 3 प्लस कोण 4 भी। ये सब के सब मिलकर के 180 अंश के बराबर होते हैं। ये भी 180 अंश, ये भी 180 अंश, ये भी 180 अंश और ये भी 180 अंश। इसी श्रृंखला में कोण 6 प्लस कोण 5, कोण 6 प्लस कोण 5, कोण 6 प्लस कोण 7, कोण 6 प्लस कोण 7, कोण 5 प्लस कोण 8 और साथ साथ कोण 7 प्लस कोण 8 भी मिलकर के सबके सब 180 अंश के बराबर होते हैं। ये सब भी 180 अंश के बराबर होते हैं। तो आपने इस चीज को भी अच्छी तरह से समझा। ये 5 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जो किसी भी प्रकार के एग्जाम में, किसी भी तरह के ज्योमेट्री के प्रश्नों में आप ऐसे जरूर इनका यूज देख सकते हैं, जहां से हम इनके बारे में जानकारी आपको दे दिए हैं, और इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। आपको रेखाओं कोणों के संबंधित ज्योमेट्री का जो पहला सेशन होता है उसको मैंने अच्छी तरह से आपको बताने का पूरा प्रयास किया। अब आपको ये चीजें मेरे ख्याल से समझ में आई होंगी। अगर आप इनका पूरा क्रमवार अध्ययन करते हैं, समझते हैं, तो उसी श्रृंखला में जो दूसरी सीरीज आएगी उसमें आपको इनसे संबंधित चित्रों के बारे में जानकारी दी जाएगी। अगर चित्रों की मैं बात करूं तो चित्रों में आप जो भी महत्वपूर्ण चित्र होते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उन प्रकार के चित्रों में जैसे त्रिभुज का जिक्र किया जाए,
जितने भी चतुर्भुज होते हैं उनकी बात अगर की जाए, चाहे वो आपका आयत हो, चाहे आपका वर्ग हो, चाहे समांतर चतुर्भुज हो, चाहे सम चतुर्भुज हो, चाहे जिस प्रकार का भी कोई चतुर्भुज हो, उनकी भी अगर हम जिक्र करें तो भी आपके यूज में आएंगे। आगे के चित्रों में वृत्त का यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, साथ साथ त्रिभुज और वृत्त के कॉम्बिनेशन का यूज भी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगली श्रृंखला में हम लोग फिगर पे संबंधित टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, त्रिभुज आपका कंप्लीट किया जाएगा। तो आज इस सेशन को अच्छी तरह से देखिए, समझिए, कल के सेशन में जब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो आपको त्रिभुज को पढ़ाया जाएगा। आज की क्लास के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार।